उनको डिफेंड करने के लिए आते हैं। मेरा पॉइंट सीधा यह है, जो रिजवान अहमद कह रहे हैं, गोली चलानी चाहिए थी, 2-3 को वहां निपटाना चाहिए था, जो महिला पुलिस कर्मियों को वहां छोड़ना बिल्कुल पकड़ रहा था। एक सेकेंड रिजवान अहमद, एक सेकेंड फराज भाई। अमीर जी, सबसे पहले तो मैं रिजवान भाई की बात का ही जवाब दूंगा। इन्होंने अभी एको आ रही है, इन्होंने अभी मध्य प्रदेश का जिक्र किया और गालिबन महू की हिंसा की इन्होंने बात की, लेकिन हमारे प्यारे भाई रिजवान भाई ने देवास का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसी मध्य प्रदेश के देवास में जब इंडिया मैच जीती थी तो उसी के लिए एक रैली निकल रही थी, उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, और उनकी भिड़ंत हो गई पुलिस से और वहां के कोतवाल के ऊपर लगभग हमला हो गया और पुलिस ने एफआईआर 9 लोगों के ऊपर की जो लोग विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब, और यह द हिंदू में खबर छपी है 13 मार्च 2025 को अमीर जी, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर महू में जो हिंसा हुई, जिन लोगों ने हिंसा की वो देशद्रोही, तो क्या फिर देवास की पुलिस भी देशद्रोही है? पहली बात, क्योंकि ये हाफ ट्रूथ बताया जाता है अमीर जी, चाहे वो रिजवान भाई बताएं और चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं। दूसरी बात, परसों इंडियन एक्सप्रेस में अमीर जी एक खबर छपी है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक मुस्लिम युवक बलात्कार की घटना करता है। गलत है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, उसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको देनी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक मुस्लिम लड़का बलात्कार करता है तो एक मस्जिद में जाकर के तोड़फोड़ की जाएगी और फिर एफआईआर होगी। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पूरा नागपुर के इंसिडेंट को और मध्य प्रदेश के अंदर जो मऊ में इंसिडेंट हुआ उसको आप जोड़े, आप उनको जोड़े इन तमाम इंसिडेंट के अंदर। ये देश बहुत बड़ा है, इस देश में बहुत सारे इंसिडेंट और हादसे हुए होंगे। कहां गाड़ियां जलाई गई हैं, कहां बाइकें जलाई गई हैं, कहां पुलिसकर्मियों को मारा गया दवा दवा कर, और कहां महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ हुई है। डिफेंड करने की कोई तो लिमिट होगी आप लोगों की, डिफेंड करने की कोई तो लिमिट होगी। सवाल बड़ा डायरेक्ट पूछा गया है, क्या गोली चलानी चाहिए थी, क्या गोली चलनी चाहिए थी सोमवार रात को? सवाल बहुत डायरेक्ट है रिजवान अहमद का। अमीर जी, आई एम सॉरी, आप भी सेलेक्टिव हियरिंग का शिकार हो गए। जब रिजवान अहमद साहब मध्य प्रदेश जा सकते हैं तो ऑपोजिशन के लीडर क्या मध्य प्रदेश नहीं जा सकते हैं? जब रिजवान साहब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा करते हैं तब तो फिर हाथरस की भी बात होगी अमीर जी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आग लगा रहे हैं, चाहे नीतीश राणे हो और चाहे जो हो, मैं उस विषय पर आऊंगा। अरे सुनिए, डिस्टर्ब मत करिए। 30 सेकंड। जी जी ठीक है, ओके। रिजवान अहमद 30 सेकंड, रिजवान अहमद 30 सेकंड। अमीर जी, आप देखिए कि किस तरह से ये नैरेटिव चेंज करते हैं। मैंने कहा पुलिस के 10 मीटर के अंदर अगर कोई कुल्हाड़ी लेके आता है तो पहला हवाई फायर को खुश करने के लिए मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मुसलमान अगर कुल्हाड़ी लेके आता है, मैंने ये कब बोला कि मुसलमान अगर कुल्हाड़ी लेके आता है उसको गोली मार दो? कब बोला मैंने? ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि मुसलमान को गोली मार दो। बड़े जहरीले किस्म के इंसान हैं आप, बड़े जहरीले किस्म के गिरे हुए इंसान हैं आप। ओके फराजकिद भाई, फराजकिद भाई, रिजवान अहमद एक बड़ा फैक्ट, क्या मऊ को बार बार नहीं कह रहे, मऊ में पुलिस ऑर्डर मेंटेन कर रही थी और उस पर पत्थर फेंके गए थे। एक सेकंड सुनना पड़ेगा फराजकिद भाई। मऊ में मध्य प्रदेश पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी, उन पे पत्थर फेंके गए थे। और पत्थर किसने फेंके थे, क्यों फेंके गए थे पत्थर? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही थी ना मध्य प्रदेश के अंदर मऊ में पुलिस। पत्थर क्यों फेंके गए, कहां से पत्थर फेंके गए? मैं बताऊंगा, आप बताएंगे? तो पैटर्न एक है। अमीर जी रुकिए, मैं बता रहा हूं। तो देवास में ले लीजिए, नहीं पैटर्न एक है। अमीर जी पैटर्न सुनिए अमीर जी सुनिए, पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, बाद में रिजवान अहमद की बात का जवाब दूंगा। पैटर्न एक है। अगर वहां पर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके गए तो देवास में क्या हुआ था? फूल बरसाए जा रहे थे। क्यों एफआईआर हुई बताइए देवास में? उसी इंडियन क्रिकेट टीम का जश्न मनाया जा रहा था। और रिजवान अहमद सुनिए, आप अगर गिरे हुए मुझे बोलिएगा तो पूरे देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता के ज्यादातर लोग आपको गिरा हुआ बोलते हैं। आप बताएंगे आप कितना गिरे हुए और कहां से चंदा आपको आता है? क्या आप मुझे बताएंगे? देशभक्ति का सर्टिफिकेट रिजवान अहमद जैसे लोगों से नहीं चाहिए मुझे।
और ये राक्षसों जैसी हंसी मत हंसना। रिजवान अहमद तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने चले गए। डिबेट करना हो कोई भी टॉपिक उठा लेना, तुम्हारी सारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स निकाल दूंगा मैं कि तुम कितने बड़े इंटेलेक्चुअल हो। लखनऊ में रहते हो, तुम्हारे बारे में पता है। सुनो बड़ा गिरा हुआ, तुमसे ज्यादा जलील इंसान कोई नहीं है। किसने लिया? पर्सनल कमेंट मुसलमान का नाम किसने लिया? मेरा निवेदन है, आप रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल हैं, मेंटेन द डिग्निटी, मेंटेन द डिग्निटी। लखनऊ की तहजीब बरकरार रखिए, लखनऊ की तहजीब बरकरार रखिए, लखनऊ की तहजीब बरकरार रखिए। आप दोनों मियां भाई हैं, मेरा निवेदन है आपसे, लखनऊ की तमीज बरकरार रखिए। रिजवान अहमद, अमीर जी, इस आदमी ने तहजीब नहीं बरकरार रखी है, इस आदमी ने पर्सनल कमेंट किया है। नहीं ठीक है, उसने एक करा, आपने भी 3 करे, हो गया। आपका पल्ला भर रही है, अब शांत रहिए। अब रिजवान अहमद, नो पर्सनल कमेंट। इनका क्या पल्ला भारी होगा जाहिलों का? नो पर्सनल कमेंट। इन जाहिलों का क्या पल्ला भारी होगा? जाहिल तुम हो, जाहिल तू होगा, तेरा पूरा खानदान। मेरे पास जितनी डिग्री है तुम्हारे पास उतनी दिन। अरे भाई, आप लोग, तू मुझे बताएगा कितना बड़ा इंटेलेक्ट। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि लखनऊ की तहजीब बताइए, तहजीब पे लेके आइए। भैया आप दोनों का पल्ला बराबर है, आप दोनों का पल्ला बराबर है। मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरी गलती। तमीज आदमी को बैठा लिया आपने, ये किस बदतमीज आदमी को बैठा लिया आपने? देखिए, आप बहुत आप दोनों मेरे औकात दिखा रहा हूं। फराज की ऑडियो दोनों ग्राउंड करिए। पीसीआर, आप दोनों की तूतू में दर्शकों का समय जाया हो रहा है। मेरा निवेदन है आपसे, होल्ड योर गन्स। आप एक दूसरे पे पर्सनल कमेंट से ज्यादा, अगर आपको एक दूसरे के ऊपर वार करना है तो फैक्ट से वार करिए। मेरा हम्बल सबमिशन है, मेरा हम्बल सबमिशन है, और इसको दोनों आप एग्री करिए। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। आप दोनों मेरे लिए सम्मानित हैं, मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करता हूं। दोनों इंटेलेक्चुअल है। सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आता हूं इस चर्चा के अंदर, और एक आपसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा है, ये जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी इशारा कर रहे हैं। इसके क्या मायने हैं औरंगजेब को लेकर? और आरएसएस ने भी एक औरंगजेब को लेकर कमेंट किया है, कुछ इंटेलेक्चुअल्स उसको भी रीड कर रहे हैं को बीजेपी को मैसेज है। हाउ यू टेक इट, सुधांशु त्रिवेदी? देखिए, मैं अभी सारी बात का उत्तर देता हूं। पहले मैं अमित जी कहूंगा कि हमारे ये दोनों लखनऊ के मित्र थोड़ा आवेश में आए, तो मैं कहना चाहूंगा, तो इसीलिए मैं इन लोगों के लिए कहना चाहूंगा वो पुराने गीत के 2 लाइन कि जो लखनऊ के लिए कहा गया है कि शबाब शेरदा ये घर, यह अहले इल्म का नगर है, मंजिलों की गोद में जहां हर एक रहे गुजर। ये शहर ला लगार है, यहां दिलों में प्यार है, जिधर नजर उठाइए बहार ही बहार है। तो मुझे लगता है अब प्यार के साथ, बहार के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब आपके इस मुद्दे का जवाब देते हैं। देखिए, जो बात कही जा रही कौन किस कारण से प्रोवोक हो गया, अब मैं लखनऊ से शुरुआत करता हूं। ठीक 12-13 साल पहले की बात है, 2012, लखनऊ का गौतम बुद्धा पार्क और उसके बगल में हाथी पार्क, वहां भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की मूर्तियां क्यों तोड़ी गई? एक हुजूम निकला, और किस बात के लिए निकला कि साहब एक फेसबुक पे पोस्ट है कि बर्मा में मारे गए रोहिंग्या मुसलमानों की फोटो है। वैसे बाद में वो गलत निकला, वो थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों की फोटोएं थी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, अगर बर्मा में मुसलमान मारे गए हैं तो उसका लखनऊ के गौतम बुद्धा पार्क से क्या लेना देना था? कौन प्रोवोक कर रहा था? तब तो सरकार हुजूर नवाब इनकी थी, अखिलेश जी की सरकार थी। याद दिलाना चाहता हूं, मुंबई का आजाद मैदान, अमर जवान ज्योति तोड़ दी गई उसी एजिटेशन में। कितने ही चैनलों की ओबी वैन तोड़ दी गई। यह महाराष्ट्र की बात है, नागपुर की तो मुंबई की बात बता रहा हूं। कौन प्रोवोक कर रहा था? मैं पूछना चाहता हूं कि भाई कौन प्रोवोक करता था जब कश्मीर में हर जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी मस्जिदों से और आक्रामक नारे लगाते हुए, पत्थरबाजी करते हुए किसी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी भी पुलिस के सिपाही को कत्ल कर देती थी? कौन प्रोवोक करता था? इसलिए यहां प्रोवोकेशन का मर्ज दूसरा है। उसे छोटी छोटी चीजों में छुपाने की कोशिश मत करिए। हिंदी में जो एक कहावत होती है, तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश करना, विपक्ष के द्वारा यह करने का प्रयास किया जा रहा है। ईमानदारी से इस मर्ज को समझिए, और जिस कट्टरपंथी जहनियत को वोट बैंक की सियासत का थोक और अधिकृत विक्रेता मानकर सियासत की जा रही है, उसने इस देश में बहुत
बहुत बड़ी अमानत में खयानत की है, जलालत पैदा की है। इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं एक और उदाहरण बता देना चाहता हूं। लेकिन सुधांशु, इस बार महिला पुलिस कर्मियों को टारगेट किया गया। एफआईआर में जो खुलासा हुआ है, सांप्रदायिक ताने दिए गए और कहा गया कि आप हिंदू पुलिस अधिकारी हैं। इसके क्या मायने हैं? महिला ऑफिसर्स को टारगेट किया गया, एक महिला आईपीएस को टारगेट किया गया। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि जिस प्रकार की ये घटनाएं जिस जहनियत से प्रेरित हैं, अगर हम उसे ईमानदारी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जानते क्या गलती है। अब कोई बुरा ना माने, मैं बाबा साहब अंबेडकर को कोट कर रहा हूं, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए लिखा है कि मुस्लिम समाज के सामने समस्या क्या है कि हिंदू समाज के अंदर भी बुराइयां हैं, परंतु हिंदू समाज में उन बुराइयों के सुधार के लिए अंदर से ही आंदोलन खड़े होते हैं और उनका निदान होता है। पर ये बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है कि मुस्लिम समाज के सामने समस्या यह है कि वो अपनी किसी बुराई को मानने को तैयार नहीं है। यू मेड योर पॉइंट जी। इस कारण से वहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, सुधार की ये बात समझना चाहिए। वैसे तो पता नहीं शिवसेना वाले लोग भी अब इस बात को समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मैं शिवसेना से राय लेता हूं। आनंद दुबे, कोई आयत नहीं जलाई गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंच पे बोला है, मतलब पटल पे बोला है सदन के। क्या आपको लगता है कि जिनको आप हिंदू तालिबान करके बता रहे थे, आज उस आर्टिकल को भी वापस लेने का दिन है? अमीश भाई नमस्ते। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई आयत नहीं जलाई गई, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई और दंगा हो गया। ठीक बात है, दंगा हुआ, दंगा के बाद धरपकड़ शुरू हुई। एक प्रश्न चिन्ह दिमाग में है अमीश भाई कि एक फहीम क्यों पकड़ा गया है? वो 700, 800, 1000 फहीम कब पकड़े जाएंगे? ये सवाल अब आप लोग विपक्ष से पूछेंगे कि भैया विपक्षी नेताओं, आइए जरा कानून व्यवस्था आपके ऊपर की जिम्मेदारी, जरा फहीमों को पकड़िए। ये फहीमों को बचा कौन रहा है? उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? अगर ये आपने एफआईआर की कॉपी पढ़ी है? अब तो काफी देर हो चुकी है एफआईआर को आए हुए, काफी समय बीत चुका है एफआईआर को आते हुए। एफआईआर की कॉपी पढ़ चुके हैं? मैं वही पूछ रहा हूं अमीश भाई, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं। 40 घंटे से ज्यादा समय बीत गया दंगा, मास्टरमाइंड पकड़ा गया? इस बात का इंतजार 40 घंटे में पकड़ा गया आपके पास तो? अरे तो मास्टरमाइंड नहीं, आप एक मास्टरमाइंड को पकड़ेंगे और बाकी उपद्रवियों का क्या करेंगे? उन्हें छोड़ देंगे? वाह भाई वाह, मतलब एक मास्टरमाइंड पकड़ेंगे लेकिन उसके सहयोगियों को नहीं पकड़ेंगे। जिसने हिस्सा लिया, हमारी माता बहन, आपकी जानकारी, अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। मैं नहीं पकड़ेंगे। 51 लोग अरेस्ट हुए हैं, 51 लोग पकड़े गए हैं। 700, 800 लोगों में से 51 पकड़े गए। अमीश भाई ये समीक्षा कर रहे हैं आप बैठकर? ओके, मैं आपकी जानकारी, आपने एक व्यक्ति का नाम लिया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ओके सुधांशु त्रिवेदी, मेरे पास बहुत जानकारी है, मैं मुंबई में बैठा हूं, मेरे पास पल पल की जानकारी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आपके माध्यम से सुधांशु जी को। 700 लोगों में से 51 पकड़े गए, आप ये बहुत अच्छी समीक्षा कर रहे हैं सुधांशु भाई। सुधांशु त्रिवेदी, आप ये कहिए कि हां लापरवाही हुई है। पुलिस अगर समय पर पहुंची होती, पुलिस ने देरी नहीं की होती तो जल्दी इस दंगे को रोका जाता और ज्यादा लोगों की धरपकड़ की जाती। जो लोग भागे भागे फिर रहे उनको दबोच लिया जाता। आप ये नहीं कह पाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, आप सरकार में बैठे हैं, आपको सरकार भी चलानी है और विपक्ष को भी घेरना है। मैं तो हैरान हूं कि पहली बार ऐसा कोई विषय पे चर्चा हो रही है जिसमें विपक्ष को सवालों के कटघरे में कि सरकार में बैठे लोगों को। अरे इसमें तो अबू आजमी जिसका आप समर्थन कर रहे थे, जिनको मिलवाने लेके गए थे, उनका बयान बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। मैं बताना चाहता हूं, देखिए साहब, आनंद भैया क्या बोल रहे हैं, मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा तब धीरे धीरे उस माइंड के प्यादे भी पकड़े जाएंगे। 51 पकड़े गए तो कह रहे हैं साहब 700, अरे पकड़े जाएंगे 700 800 भी, इधर उधर बिल में भी तो घुस गए होंगे, तो बिल से निकालने में और पकड़ने में समय लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं, पाल घर में तो लिंचिंग हुई थी साधुओं की, पुलिस थाने में घुस के मारा था, कितने लोगों पर पकड़ के कार्रवाई की थी, कितने लोगों को जेल किया था, कितने लोगों को तत्काल पकड़ा था उस समय? अरे सुनिए ना, अरे मेरे भाई सुनिए, कितने लोगों को पकड़ा था, कितने लोगों को आजीवन कारावास हुई, कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। अरे भैया मेरी बात सुनिए, पूरी बात, परेशान न होइए। पुलिस के हाथ से पकड़ कर ले गए थे, पुलिस ने फायरिंग नहीं की
और इस कारण से यह स्थिति हुई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं जनाब, वो दौर दूसरा था और यह दौर दूसरा है। हम किसी उपद्रवी को बख्शने को तैयार नहीं है, परंतु पूरी संवेदना के साथ, पूरी सतर्कता के साथ, सभी नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार लोगों पे कार्रवाई। ठीक है, आनंद दुबे अब जो रिजवान, दूसरी बात है तो एक सेकंड, रिजवान अहमद रिजवान अहमद ने एक बात बोली, उस पर आपकी राय चाहता हूं। रिजवान अहमद ने बोला कि पुलिस को गोली वहां चलानी चाहिए थी क्योंकि उनके करीब अगर आ रहे थे। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, मेरा मानना है कि मैं बताता हूं। देखिए, पुलिस गोली चलाती है, इसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, उनकी बाकायदा रूल बुक होती है, और जब सिचुएशन लगता है उनको पर ये तो आउट ऑफ कंट्रोल के बाहर हो रही है तो एक, सर मेरी पूरी बात सुनिए, एक स्टेज पर जो ऑन ग्राउंड कमांडिंग ऑफिसर होता है उसके विजडम के ऊपर होता है कि वो कब गोली चलवाएगा। एक स्टेज तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा जाता है, एक स्टेज के बाद ऑन ग्राउंड के ऊपर, और जब एक स्टेज आपने ये कही है रिजवान साहब ने, तो वो भी सही है। एक स्टेज ऐसी आती है जब पुलिस वाले को अपनी डिफेंस के लिए जरूरत होती है तो सेल्फ डिफेंस में भी गोली चला सकता है। इसलिए कौन सी चीज किस स्थिति में थी, मुझे लगता है ये तो संबंधित अधिकारी बता सकते हैं। यहां पर मामला सिर्फ लीगल नहीं है मगर गोली चलाने का, यहां बात एक पॉलिटिकल और मॉरल है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये घटनाएं बार बार हो रही हैं, इन घटनाओं को समझने की जरूरत है। यह विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल और टेक्निकल चीज के आधार में ये पैटर्न एक है, मऊ में पैटर्न एक है, संबल में पैटर्न वही है। उसके अलावा महाराष्ट्र के नागपुर में भी पैटर्न वही निकल के आया है। बड़ी बात है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। यह बड़ी स्टेटमेंट है और यह बड़े इसके मायने हैं। इसके अलावा कोई आयत जलाई नहीं गई थी। मिस्टर शहजाद खान है, बॉलीवुड के एक्टर है। शहजाद साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया है कि नफरत इतनी बढ़ गई है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। ये डबल इंजन की सरकार जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में है, ये बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि काफ़ी हद तक फेल हो चुकी है। जिस जगह पर ये राइट्स हुए हैं वहाँ पर नितिन गडकरी साहब का घर है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और हमारे सीएम भी वहीं से आते हैं। जब अयोध्या का ढांचा गिराया गया था तब भी वहाँ पर कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ, और अचानक से ये हादसा जो हुआ है इसीलिए क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे कानों तक, ये हमारे नहीं हम सब के कानों तक बीजेपी के कुछ नेता लोग जो है वो आए बाएं शाएं बके जा रहे थे। और मैं बीजेपी के लोग आए बाएं शाएं बक रहे थे कि आप तो 2000 जी मुझे बोलने दीजिए सर, जब आप बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला। फडणवीस साहब 2014 से लेकर 2019 तक सरकार में थे, तब उनको औरंगजेब की मज़ार नजर नहीं आई, तब उनको औरंगजेब नजर नहीं आया। आज अचानक से औरंगजेब क्यों नजर आ रहे हैं उनको? तो मुझे इस बात का डर ज्यादा है कि महाराष्ट्र का भी मणिपुर जैसा हाल न बन जाए। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग जितना हो सके ये सब चीज़ें लोगों को तक मैसेज पहुंचाइए। हम भी अपनी तरीके से मैसेज पहुंचा रहे, प्यार और अमन और चैन का। बिल्कुल अमन चैन तो होना ही चाहिए। के लोग थे, मैंने काफी, और हमारे बाकी देश जो है वो चांद तक जा रहे हैं और हम यहाँ एक मरे हुए औरंगजेब को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। कहाँ तक? और अमित जी, और मैं एक और बात आपको कहना चाहूँ, हाल ही में हमारे नरेंद्र मोदी साहब पीएम साहब गए थे अमेरिका। मुझे इतना अफसोस हुआ देख के कि इलॉन मस्क के बच्चे वो ज़मीन पर वो बैठे हैं, इलॉन मस्क की पीठ हमारे पीएम साहब की तरफ है और जयशंकर जी और हमारा पूरा डेलीगेशन बैठा है। हमारी क्या उन्होंने वो बनाकर, रोज डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत होती हमें धमकी देने की। चलिए ये तो दूसरा विषय हो गया। आप एक किसी और विषय को मिक्स कर रहे हैं। ओके, रिजवान अहमद, बड़ी खबर देवेंद्र फडणवीस की एक बड़ी स्टेटमेंट है कि कब्र से भी निकाला जाएगा आरोपियों को,
कब्र से भी निकाला जाएगा आरोपियों को। यह बड़ी स्टेटमेंट है रिजवान अहमद। अमित जी, अभी हमारे शहजाद भाई ने कहा, शाहबाज शहजाद भाई, माफ करिएगा अगर तर्जुमे में कुछ प्रॉब्लम हो, कि इतने साल आपको औरंगजेब नजर नहीं आया। औरंगजेब हमेशा से नजर आया, लेकिन उसकी जो औरंगजेब व रहमतुल्लाह और उसको जो ग्लैमराइज किया गया, उस पर सवाल पूछने वाले बस अब खड़े हुए हैं। पहली चीज, शहजाद भाई, वो जमाना आपको याद होगा जब हम लोग छोटे छोटे थे तो मुसलमान मोहतरमाओं को हिजाब भी नजर नहीं आया था। कहीं पूरे मोहल्ले में एक महिला मिलती थी बुर्खा पहने हुए। ये 25 साल पहले मुसलमान औरतों को हिजाब भी नजर आया। तो आपने किसी से पूछा कि सन 60 सन 70 में तो पूरे मोहल्लों में कोई महिला हिजाब पहने नहीं मिलती थी, अब हर लड़की 4 साल की भी हिजाब पहन रही है, तुम्हें तब क्यों नहीं हिजाब नजर आया? दूसरी बात। अब तीसरी बात, अपनी बात पर आऊंगा अमित जी, उसी बात पर आऊंगा जो लोग, इन्होंने अमेरिका का जिक्र किया, जो लोग हमको मानव अधिकार का पाठ पढ़ाते हैं ना, वहां जाकर देखो अमेरिका और यूरोप में जब पुलिस के सामने कुल्हाड़ी लेकर जाओगे तो कितनी गोलियां तुम्हारे सीने में धांसी जाएंगी। उसी अमेरिका में और उसी यूरोप में जो हम लोगों को मानव अधिकार का पाठ पढ़ाते हैं। और जो सुधांशु भाई ने कहा कि एक प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल होता है, जी जी जी, अधिवक्ता हूं, जानता हूं, लेकिन जब एक महिला पुलिस की आबरू पर बात आ जाए और एक डीसीपी के हाथ तक कुल्हाड़ी पहुंच जाए तो कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। एक प्रोटोकॉल होता है, सीने में गोली मारो, बात खत्म। और उसको मिसाल बनाओ कि आगे कोई हिम्मत ना करे किसी पुलिस महिला के आबरू पे हाथ डालने की या किसी डीसीपी के सामने कुल्हाड़ी उठाने की। मिसाल बनाओ इस केस को, सीने में मारते 6 गोली धांसते उस आदमी। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं? शहजाद 30 सेकेंड, देन सुधांशु त्रिवेदी जी। शहजाद जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब अगर पुलिस के पास जब बंदूकें हैं, ये है, तो दे शुड यूज इट। और अगर जान पे आई, और दूसरी बात यह है कि जब पूरी छानबीन होने के बाद ही उन लोगों के नाम लीक किए जाए कि भाई ये फलाह समुदाय का, इसका नाम फलाह है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है, वो नाम नहीं लीक करते, बोले हमने क्रिमिनल को, और क्रिमिनल का कोई जात नहीं होती है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान। अगर वो आप क्या बात कर रहे हैं यहां पर? तो जो नारे, जो एफआईआर में, जो एफआईआर के अधिकार, आपको एफआईआर के अनुसार बता रहा हूं, पुलिस अधिकारियों को सांप्रदायिक ताने दिए गए, कहा गया आप हिंदू पुलिस अधिकारी हैं, और भीड़ ने कहा इनको पुलिस वालों और किसी भी हिंदू को छोड़ना नहीं है। ये एफआईआर का मामला है जी, पोस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पे दिया गया है। और दंगा क्यों हुआ? एक अफवाह पे की एक हरी चादर जिसमें कोई आयत किया, वो फलानी चादर जला दी गई है। मुख्यमंत्री ने सदन में बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कब्र से भी निकाले जाएंगे, जिन्होंने ये जघन्य अपराध किए हैं उन्हें कब्र से निकाला जाएगा। बिल्कुल, क्रिमिनल को नहीं बख्शना चाहिए, क्रिमिनल को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और मैं फहीम खान है क्रिमिनल, बिल्कुल सहमति रखता हूं। जो आरोपी है वो फहीम खान है, यासिर शेख मोहम्मद है, शेख फयाज शेख फिरोज है, वो चाहे फहीम खान हो, मोहम्मद अल्ताफ है, मोहम्मद फिरोज खान है, अब्दुल अमन पठान है, मोहम्मद इकबाल इस्माइल अंसारी है, मोहम्मद इस्माइल है, मोहम्मद अख्तर मोहम्मद इस्माइल है, मोहम्मद इजहार है, ये सारे नाम हैं। शेख आबिद है, फैजान समीन है, अदनान समीम है, अशवाक है, अशवाक खान, काशिफ खान, बाशिर खान, इरफान अहमद, ये नाम है सारे, ये सारे नाम चल रहे हैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको मत बख्शी। मैं नहीं कहता हूं, क्रिमिनल होता है, उसका कोई जात भेद नहीं होता। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, क्रिमिनल होता है, लेकिन उसका कोई जात धर्म नहीं होता। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। सुधांशु जी, अब सिर्फ 2 फैक्ट बोलता हूं। जो आपने कहा कि क्रिमिनल होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, बड़ी अच्छी बात है। एक समुदाय के लिए जब आएंगे, जब आपने इतने सारे नाम गिनाए, ना ना ना, इसमें मजहब मत देखो, मगर हिंदू आतंकवाद शब्द प्रयोग करो, भाई सेफरन टेरर वर्ड प्रयोग करो, उसमें मजहब होता है। गजब है साहब। सिख आतंकवाद शब्द प्रयोग करो, उसमें मजहब होता है, वो चलता है। तमिल आतंकवाद शब्द प्रयोग करो, उसमें मजहब चलता है।
यही जो दोहरा रवैया है उसी कारण से यह समस्या उत्पन्न होती है। ईमानदारी से कहना चाहिए कि कौन सा आतंकवाद और कौन व्यक्ति है, अगर उसमें मजहब का रोल है तो मजहब का रोल बिल्कुल ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए। रही बात इनकी जो इन्होंने कहा कि आज के जमाने में कौन औरंगजेब को उखाड़ के ला रहा है, हम लोग कह रहे बीजेपी के नेता आए बात बयान दे रहे हैं। या सुनिए, आए बाएं साएं का मैं बता रहा हूं कौन धाएं धाएं बयान दे रहा है। जब से औरंगजेब फैन क्लब आकर एक सिंफनी बजाने लगा, उसकी वजह से यह मुद्दा उभर के सामने आया। रिजवान भाई ने बिल्कुल सही कहा, औरंगजेब तो पहले भी था, मगर औरंगजेब के नाम की सिंफनी नहीं बज रही थी। यह मरसिया और फातिया सस्वर में जो पढ़ना शुरू किया गया, अबू आजमी समाजवादी पार्टी, हमने बोला क्या? राशिद अलवी कांग्रेस पार्टी, हमने बोला क्या? इमरान मसूद बोटी बोटी फेम वाले कांग्रेस के एमपी, हमने बोला क्या? अब ये बताइए, उनकी कब्र पे फातिया पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी, हमने बोला क्या? अरे भाई कौन ला रहा है इस विषय को? 21st सेंचुरी में, एआई के दौर में, इस साइबर दौर में कौन औरंगजेब को ला रहा है, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसीलिए, मगर उसके बावजूद एक मैं बात पुनः कहना चाहता हूं अमीश भाई, एक देश के आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हैं उनको सुनना समझना चाहिए। देखिए, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता औरंगजेब के साथ खड़े हैं। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता औरंगजेब जैसे दुर्दांत निर्दयी अत्याचारी शासक के साथ खड़े हैं, मगर कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हिंदू अपने भगवान के साथ नहीं खड़ा था। बस ये सोचने का विषय है कि कौन सी चीज भारत की राजनीति में किस रूप में आ रही है। फराज किदवई, आनंद दुबे, both want to make a point. फराज किदवई, 40 seconds. जी देखिए अमीर जी, मेरा सुधांशु त्रिवेदी जी से एक हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सुधांशु त्रिवेदी जी, आप एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आपको करोड़ों लोग सुनते हैं और आपकी काफी रिस्पेक्ट भी है, मैं ये मानता हूं। लेकिन बाबा साहब का नाम लेकर के आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि किसी धर्म को टारगेट मत करिए, क्योंकि अगर आप एनिलिएशन ऑफ कास्ट पढ़ेंगे जो कि एडिटेड की गई है अरुंधति रॉय की, उसका पेज नंबर 185 पढ़िएगा, जो मैं कह भी नहीं सकता, मैं उस लेवल पर जा भी नहीं सकता। अगर बाबा साहब को आप कोट करेंगे तो फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि किसी पढ़े लिखे आदमी के सामने बाबा साहब का कोई भी कथन किसी भी मजहब को लेकर के नहीं कोट करिएगा। दूसरी बात, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। अमीर जी, मैं मानता हूं कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी कोई भी नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन नहीं करता है। मैं ये मानता हूं कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी कोई भी नेता नाथूराम गोडसे को महात्मा और देश नहीं, you're wrong कहता है। मैं ये मानता हूं कि कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन नाथूराम गोडसे ने जो करा वो बिल्कुल गलत था। नाथूराम गोडसे को किसी ने डिफेंड नहीं करा है। नाथूराम गोडसे की वजह से कौन से दंगे हो गए भारत के अंदर? नाथूराम औरंगजेब की तारीफ आप औरंगजेब को नाथूराम गोडसे से करके पूरी गेम ही बदल देते हैं। अच्छा, इसका मतलब नाथूराम गोडसे क्या औरंगजेब से अच्छा आदमी था? आप ये बोलना चाहते हैं? क्या नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नहीं है? एंड आई एम अगेन सेइंग कंपैरिजन ही नहीं है। सुनिए, अरे सर सुनिए तो एंड कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, सुधांशु जी, एक्सेप्ट बीजेपी, कोई नहीं कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज द कॉलोनियल। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। ओके, यू वांट 1 minute done, you made your point. सुधांशु त्रिवेदी, रिस्पॉन्ड। देश में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सुधांशु जी, फराज साहब, आपको अकारण बाबा साहब वाला विषय नहीं छेड़ना चाहिए था। मैं किसी आए बाएं साएं लेफ्टिस्ट इतिहासकार की किताब नहीं कोट कर रहा हूं, अरुंधति राय को, बाबा साहब की लिखी हुई खुद की किताब कोट कर रहा हूं। और अब कान खोल के सुनिए महोदय, आपको इस ढंग से पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर की किताब, पूरी बात, अरे जवाब देंगे आप, वो काहे परेशान हो रहे हैं? एक एक चीज का जवाब देंगे। बाबा साहब अंबेडकर की किताब मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मुसलमान पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पेज नंबर हिंदी संस्करण में 100 से 105 के बीच में पढ़िएगा। सुनिए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए भाईचारा एक बंद कंपार्टमेंट की तरह है, जहां सिर्फ अंदर वालों के लिए प्यार है और बाहर वालों के लिए नफरत और हिकारत है। अब सुनिए, बाबा साहब अंबेडकर की एनिलिशन वाली कास्ट कहने वाले लोग, आप बताइए, बाबा साहब की एक किताब है वेटिंग फॉर ए वीजा, जिसमें उन्होंने कहा कि अहमदनगर में वो गए और पानी पीने के लिए एक गांव में कुएं के पास जाके खड़े हो गए, तो मुस्लिम समाज के लोगों ने उन्हें इतना अपमानित किया जातिवाचक शब्दों को लेकर, और ऐसे हालात हो गए कि उनको लगा कि उनकी हत्या भी हो सकती थी।
हवा में नहीं कोट कर रहा हूं, और ये सारी किताबें गायब कर दी गई थी आपके दौरे हुकूमत में, जब आपने कहा है बाबा साहब को अगर मैंने गलत कोट किया है, तो सुधांशु जी, ओके, अपनी बात फराज वापस किद भाई, लेने फराज को किद तैयार भाई। हूं। और सुनिए, नहीं एक बात और कह दूं, फराज किद भाई साहब, बाबा साहब राइटिंग्स एंड स्पीचेस सरकारी किताब, published by Maharashtra government in 1987, republished by Ministry of Social Justice and Empowerment in January 2014। पूरे वॉल्यूम पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। बाबा साहब ने तो यहां तक लिखा है, अब वो छोड़िए, मैं उसमें आगे नहीं जाना चाहता, मगर जो हकीकत है उसको मानिए। बाबा साहब ने बीमारी को 80 साल पहले पहचान लिया था, मगर बाबा साहब के नाम पे राजनीति करने वाले आज भी शुतुरमुर्गी दृष्टि के साथ उसे नहीं देख रहे हैं। ओके फराज किद भाई, 30 सेकंड। अमीर जी अरुंधति रॉय को मैं नहीं कोट करता हूं। द ओरिजिनल एनिलिएशन ऑफ कास्ट पैराग्राफ नंबर 2.2, उसमें क्या लिखते हैं कि भारत के दलितों के ऊपर, भारत के दलितों के कमर में झाड़ू बांध दी गई और उनको काला एक पट्टी बांध करके टहलने के लिए मजबूर कर दिया गया, ताकि जो दलित जिधर से जाते थे तो दूसरे लोग उधर सड़क पर ना आए, ताकि उनकी परछाई से वो गंदे ना हो जाए। पैराग्राफ नंबर 2.2, द ओरिजिनल एनिलिएशन ऑफ कास्ट। दूसरा, आपने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जिक्र किया। सुधांशु जी, ये आज का अमृतकाल उसी मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस की ये रिपोर्ट है, जिसमें इस देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं उसमें 92% SC ST और OBC के लोग हैं। सुधांशु जी, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो इस देश के SC ST और दलितों से गटर साफ करवा रहा है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में उसको वाइस चांसलर नहीं बनवाएंगे? सुधांशु जी, आप क्या बात करते हैं? ओके सुधांशु 20 सेकंड, सुधांशु शार्प कमेंट 20 सेकंड, देन रिजवान अहमद एंड आनंद दुबे। ओके फराज साहब, जरा बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन उत्तर प्रदेश की सरकार में किसने खत्म किया? मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार ने। बोलो हां या ना इसका जवाब। और इतना ही नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव खत्म कर दिया। पूरी बात अब सुनिए, अब ज्यादा आप बोलिएगा, फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। सैकड़ों हजारों दलित कर्मचारी प्रमोट होने के बाद डिमोट हो गए। किसने किया? सपा की सरकार ने। जब पहली दलित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनने के लिए आई, मायावती जी के खिलाफ जान के पीछे कौन पड़ा? दलित विधायकों को जातिवाचक शब्दों के साथ पकड़ कर मारने के लिए कौन ले गया? यह अदालत में दिया गया मायावती जी का बयान है, मेरा वर्ड नहीं है। मुलायम समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। जान से मारने की कोशिश किसने की? सुनिए। और फराज साहब सुनिए, बाबा साहब अंबेडकर की तुलना भूमाफिया से किसने की? आजम खान ने 6 सितंबर 2016 को आला हजरत हज हाउस के उद्घाटन के समय, कोई जाके उस समय के अखबारों को चेक कर ले, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के लिए इतना अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया कि भूमाफिया क्या। इसलिए समाजवादी पार्टी वाले बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। ठीक है, मैं फिर विषय पर आता हूं। रिजवान अहमद ओके सर, मैं विषय पर आ रहा हूं। मैं एक सेकंड फराज किद भाई, रिजवान अहमद, आनंद दुबे ने एक वैलिड बात बोली, 50 लोग अभी तक क्यों गिरफ्तार हुए हैं? ज्यादा होने चाहिए थे? नहीं, थोड़ा सा जो विषय चल रहा था उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं, 2 लाइन का, कि दलितों से इतना प्यार है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और JNU में भी रिजर्वेशन दे दो, और दलितों से इतना प्यार है तो वक्फ की संपत्ति में उन विचारों का भी एक हिस्सा निकलवा दो, अगर दलितों से प्यार है तो। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी बात हुई कि किसी आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। मैं कहता हूं कि नाथूराम गॉडसे का मजहब था, वो हिंदू आतंकी था। लो बोला, हिंदू आतंकियों को अग्नि ना दो, मुसलमानों को कब्र ना दो, दोनों को उठा के अरेबियन महासागर में फेंकने का इंतजाम कर दो। सुधांशु तो इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि हिंदू आतंकियों को अग्नि ना दी जाए, उनको हिंद महासागर में ले जाके पानी में फेंक दिया जाए। क्या मुसलमान इस देश के इस बात के लिए तैयार होंगे कि आतंकी मुसलमान को कब्र ना नसीब हो और पानी में फेंक दिया जाए? नहीं होंगे। यही फर्क है फरहाद में और सुधांशु में। और तीसरी बात, अभी पूछ लेते हैं फराज किद भाई, एक सेकंड, अभी पूछ लेते हैं। युवा, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए और आपकी पार्टी ऐसा प्रस्ताव लेके आएगी, प्रयास करेगी कि सरकार इस पर अमल करे? आतंकी कोई भी हो, हिंद महासागर में जाना चाहिए। अमीर जी, पहली बात तो यह है, सुनिए, मैं किसी भी भाड़े के राजनीतिक विश्लेषक का जवाब नहीं दे सकता। ये क्या बात है? बायस हो, जो बदतमीजी करता हो, ये है बात। मैं नहीं दूंगा इस भाड़े के राजनीतिक विश्लेषक का जवाब। आप सवाल पूछिए।
चलिए आप सवाल पूछिए। देखिए आप ये राक्षस की तरह जो हर राइज को चुप करवाइए। तुम्हारा काम लगा दिया मैंने, तुम्हारा काम लगा दिया मैंने, तुम गए, तुम्हारा काम लगा दिया तुम्हारे मैंने। जैसे 200 तुम्हारा काम आएंगे ना लगा दिया रिजवान, मैंने। तुम्हारे जैसे 200 आए, ऑडियो डाउन करिए, 365 ऑडियो डाउन करिए, आएंगे। ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड। फराज और रिजवान ये विषय नहीं है, एक सेकंड। फराज किद भाई, आप एग्रीएबल हैं कि आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ या ना बोल दीजिए, ना ही बोल दीजिए अगर आपको ना बोलना है तो। ओनली फराज किद भाई साहब का ऑडियो। देखिए अमीर जी, कोई भी आतंकी हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंद महासागर चाहे में वो जाना चाहिए। नाथूराम गोडसे हो और चाहे जो हो, उसके साथ अरे अब पूरी बात तो सुनिए, उसके साथ एक आतंकी जैसा जो ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए। इस समय बड़ी खबर आ रही है, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान है, कब्र से भी ढूंढ निकालेंगे आरोपियों को। यह बड़ा स्टेटमेंट है देवेंद्र फडणवीस का। बीते 11 सालों में राजनीतिक विरोधियों ने मोदी को ना जाने कौन कौन सी गालियां नहीं दी। आरोप लगाए गए कि मोदी किसी से बात नहीं करते, मोदी किसी की नहीं सुनते, मोदी के साथ संवाद करना बेहद मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में एक बेहद रोचक किस्सा सुनाया। सुनिए और प्रधानमंत्री मोदी की बातों को डिकोड करने की कोशिश करिए। आपको याद होगा, उसी कोरोना काल की शुरुआत में कहा गया कि पीएम ने लॉकडाउन में देरी कर दी। प्रवासी सड़कों पर, प्रवासी भारतीय जो थे वो सड़कों पर उतर आ गए। लॉकडाउन जल्दी क्यों कर दिया, वैक्सीन क्यों नहीं मंगवा रहे, फौरन की वैक्सीन मंगाओ, ना जाने क्या क्या तमाशा किया गया। लेकिन आज भारत सुदृढ़ खड़ा है और कोविड काल से भी निकला। अब विरोधी भी मानते हैं दबे शब्दों में सही कि मोदी ने कोविड में भारत को बचा लिया, ऐसी रणनीति अपनाई। ये लोग कहते हैं, नेतागण कहते हैं।